स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IITI पर। स्टूडेंट्स, आप सभी की काफी लंबे समय से चली आ रही डिमांड के बाद आज से IITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी विषय की फर्स्ट ईयर की क्लासेस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि इन क्लासेस के माध्यम से हम आपको एग्जाम में 100% सफलता दिलाने के उद्देश्य से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हर टॉपिक में से लेकर आएंगे जो कि परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं रखते हो। ठीक है, तो हर लेसन आपके लिए हर क्लास में लाया जाएगा। जैसे कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं लेसन 1 से, इसके बाद लेसन 2 और लेसन 3 की क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। उसके लिए हम एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे जहां से जाकर आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। और जो थ्योरी विषय के पूरे लेसन हैं सभी के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में 100% सक्सेस मिलना गारंटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो क्लासेस हैं ये आप सीक्वेंस वाइज यानी लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 शुरुआत से देखें और हर प्रश्न की अच्छे से तैयारी करें, उसको समझें। और हम आपको कोशिश करेंगे कि हर प्रश्न को सॉल्व कराने के साथ साथ उसकी थोड़ी सी डिटेल्ड ब्रीफिंग आपको देने की कोशिश करें, जिससे कि आपको वो टॉपिक क्लियर होने में भी आसानी हो। साथ ही अगर आप चाहेंगे कि हर टॉपिक की कोई मान लीजिए महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि इसको अलग से सेपरेट समझना है, तो उसको भी हम आपको अलग से समझाने के लिए एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपका थ्योरी जो सब्जेक्ट है ये हम पूरी तरीके से क्लियर करवा देंगे, क्योंकि एग्जाम में पास होने के लिए ये सब्जेक्ट क्लियर होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर इंफॉर्मेशन नई आने वाली वीडियो की तुरंत मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आपका जो लेसन 1 है ये है सुरक्षा एवं सावधानियां। इलेक्ट्रीशियन में आप आगे पढ़ाई करने वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन की आपको जानकारी मिलने वाली है। इसके लिए आपको सुरक्षा एवं सावधानियों की जानकारी होना जरूरी है और यही जानकारियां इस पहले लेसन में दी गई है। और इसका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन से अपेक्षा की जाती है कि वह, खाली स्थान यहां पर दिया हुआ है, इसको आपको फिल करना है कि वह किस अनुसार कार्य करे। ठीक है, तो आपको मैं पहले प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन के बारे में बता दूं। प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन यानी कि जब आप इलेक्ट्रीशियन की जो IITI की जो पूरी कोर्स पूरा कर लेंगे, इसके बाद आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे। तो इसके बाद अगर आप कहीं काम करने जाते हैं तो आपसे क्या अपेक्षा की जाएगी कि आप किस तरीके से कार्य करेंगे। ठीक है, तो पहला है अपनी सुविधा के अनुसार, दूसरा है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार, सी अपने मूड के अनुसार, डी तापमान के अनुसार। ठीक है, तो एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ही कार्य करेगा। तो सही उत्तर होगा बी। ये भारतीय विद्युत नियम बनाए गए हैं हर इलेक्ट्रीशियन को सावधानियों को समझाने के उद्देश्य से। इसमें इलेक्ट्रीशियन को समझाने के लिए जो सावधानियां दी गई है उसी के अनुसार आपको कार्य करना है और उसी के अनुसार आपको कार्य करना भी चाहिए, न कि अपनी सुविधा के अनुसार। मान लीजिए आप चालू लाइन पर काम कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स पहनने हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसमें असुविधा है, तो ऐसा नहीं है कि आप असुविधा अपनी सुविधा देख के उसको छोड़ दें। आपको नियम अनुसार ही काम करना चाहिए। ठीक है, आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए, खाली स्थान यहां दिया हुआ है, किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर विद्युत का उपकरण है, मान लीजिए टीवी है, इसमें अगर आग लग जाती है तो आपको किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला है रेत, बी है हेलान अग्निशामक, सी है CTC, डी पानी। तो विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में टीवी चल रहा है, उसमें आग लग जाती है और अगर आप पानी फेंक देते हैं तो आग तो लगी रही है, साथ में आप जो पानी फेंक रहे हैं आप भी करंट की चपेट में आ जाएंगे और इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्यूज बदलते समय परिपथ के स्विच को खाली स्थान करना नहीं भूलना चाहिए। तो क्या करना नहीं भूलना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विद्युत परिपथ यानी विद्युत का सर्किट होता है। ठीक है, और इसमें फ्यूज लगा हुआ होता है इसकी सुरक्षा के लिए। फ्यूज के बारे में लगभग आप सभी जानते होंगे, अगर आप क्लासेस अटेंड करेंगे उसमें आपको बताया भी गया होगा कि फ्यूज क्या कार्य करता है विद्युत परिपथ में। ठीक है, तो उसकी सुरक्षा का कार्य फ्यूज का होता है। मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं तो अगर आप परिपथ के फ्यूज को बदल रहे हैं तो परिपथ के स्विच को
क्या करना नहीं भूलना चाहिए, ऑन करना नहीं भूलना चाहिए, ऑफ करना, ऑफ करके ऑन करना, ऑन करके ऑफ करना। तो फ्यूज बदलते समय हमेशा परिपथ के स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। यानी कि सही उत्तर है बी, ऑफ करना। अगर आप फ्यूज चलते परिपथ में अगर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और फ्यूज बदलने लगेंगे तो आप विद्युत धारा की चपेट में आ जाएंगे, ठीक है, आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, जब चालू लाइन पर कार्य करना आवश्यक हो जाता है तो हाथों में क्या पहनना नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहली मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जब भी आप विद्युत का कार्य करते हैं तो आपको मेन स्विच बंद कर देना चाहिए, ठीक है, मेन स्विच ऑफ होना चाहिए। और अगर आप ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जब आपको चालू लाइन पर यानी कि लाइन में करंट प्रवाहित हो रहा है तभी आपको काम करना है, ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती है, तब आपको सुरक्षा के लिए क्या पहनना नहीं भूलना चाहिए। ऑप्शन है कड़ा, बी घड़ी, सी ग्लव्स, डी चूड़ियां। तो हमेशा ग्लव्स पहनना चाहिए और ग्लव्स पहनना नहीं भूलना चाहिए चालू लाइन पर जब आप कार्य कर रहे हैं तो, ठीक है। कड़ा, घड़ी वगैरह ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, क्योंकि आप चालू लाइन पर अगर कार्य करेंगे और मान लीजिए आपका कड़ा गलती से चालू लाइन पर अड़ गया तो आप समझ सकते हैं क्या घटना घट जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्यूज बदलते समय एक सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि मुख्य स्विच ऑफ कर दिया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुख्य स्विच ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा दूसरी सावधानी और क्या हो सकती है, ठीक है। एक तो अपन मुख्य स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है, ऑन ऑफ होते हैं तो हम ऑफ कर देंगे मुख्य स्विच। इसके अलावा एक और सावधानी क्या हो सकती है। ऑप्शन है मजबूत फ्यूज लगाया जाए, बी उपयुक्त क्षमता का फ्यूज लगाएं, सी फ्यूज कैरियर में फ्यूज तार लपेट दें, डी है स्विच हैंडल को कसकर पकड़े रहें। तो स्टूडेंट्स, मुख्य फ्यूज को जब हम बदलते हैं तो मुख्य स्विच को तो ऑफ करना ही चाहिए, उसके साथ में जो फ्यूज हम बदल रहे हैं वो उपयुक्त क्षमता का यानी जो जितने भार की आवश्यकता है उस भार के उपयुक्त यानी उस भार से अधिक की कोशिश करनी चाहिए ही हम फ्यूज लगाएं, ठीक है। मान लीजिए कि 6 एम्पियर का वहां पर लोड है, भार है, ठीक है, तो हमें जो फ्यूज बदलना है तो 6 एम्पियर से या उससे अधिक ही भार का हमें फ्यूज लगाना चाहिए। अगर हम कम लोड का कम भार का फ्यूज वहां पर लगा देंगे तो वो वापस उड़ जाएगा, वो वापस आपने हमारी मुख्य लाइन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये और घटना भी घट सकती है, ठीक है, तो हमें उपयुक्त भार का ही फ्यूज लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, अर्थ कनेक्शन करते समय जो सावधानी रखनी चाहिए उनमें से दो निम्न है। सबसे पहले अर्थ कनेक्शन को आप समझ लें। हम किसी भी विद्युत उपकरण में या किसी भी विद्युत की जो हम कनेक्शन करते हैं कहीं पर भी, वहां पर अगर अर्थिंग नहीं करते हैं तो वहां पर झटका लगने की संभावनाएं होती है। आपने देखा होगा कई जगह उपकरणों में करंट प्रवाहित होता रहता है, लेकिन अगर हम अर्थिंग कर देते हैं वहां पर, ठीक है, अर्थिंग का मतलब है कि एक अर्थ का तार लेकर उसे जमीन से संयोजित अगर कर दिया जाता है तो जो एक्स्ट्रा करंट जो हमें उपकरणों में मिल रहा है वो करंट हमें न लगकर सीधा जमीन में चल जाएगा, इसे अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग करते समय जो सावधानी रखनी चाहिए उनमें से दो तो यहाँ नीचे दी हुई है। पहली ये है कि जो सभी विद्युत उपस्कर हैं, विद्युत उपस्कर का मतलब होता है विद्युत के उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स उपकरण, ठीक है ना। ये जो शब्द आपको मिलने वाले हैं ये नीमी भाषा के शब्द मिलने वाले हैं, क्योंकि जो आईटीआई में जो आपके लैंग्वेज चलती है वो नीमी लैंग्वेज चलती है। नीमी का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है इलेक्ट्रीशियन की या फिर आईटीआई की जिसमें शब्दों को नीमी के अनुसार ही बनाया गया है। तो आपको इसी के अनुसार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, और हमने इसीलिए इन शब्दों का उपयोग किया है क्योंकि परीक्षा में आईटीआई की ऐसे ही शब्द आपको मिलेंगे। साथ ही अगर आगे कोई आप कंपटीशन एग्जाम देंगे वहां पर भी इसी प्रकार के शब्द आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो दो यहाँ पर बताए गए हैं अर्थ कनेक्शन करते समय सावधानियां, पहली तो है सभी विद्युत उपकरणों का संयोजन 3 पिन सॉकेट व प्लग द्वारा हो। 3 पिन सॉकेट आपने देखा होगा, इस तरीके से सॉकेट होता है, ऊपर अर्थ का प्लग होता है और नीचे की तरफ न्यूट्रल और फेज होता है, ठीक है। तो एक सावधानी तो ये होती है। दूसरा, पानी का जो पाइप है, ऐसा कोई पाइप जिससे विद्युत पानी प्रवाहित हो रहा है
उस पर कभी अर्थ नहीं करना चाहिए। अगर आपने अर्थ उससे कर दिया तो आपको रिटर्न करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो दो सावधानियां हो गई कि भाई तीन सॉकेट वाले प्लग से आपको संयोजित करने चाहिए उपकरण और पानी के प्लग से नहीं करना चाहिए। एक कारण और क्या हो सकता है? ऑप्शन है उच्च भार के को दो अर्थ से जोड़ें। बी मोटरों के लिए एक 8 SWG तांबे की तार से जोड़ें। सी GI तार से जोड़ें। डी अर्थ में पानी डालें। तो एक और सावधानी जो होगी वो होगी उच्च भार को दो अर्थों से जोड़े। उच्च भार यानी मान लीजिए कोई उच्च भार वाली मोटर है, ठीक है, तो इसमें अगर अपन अर्थिंग एक तार से करेंगे तो हो सकता है कि वो सक्सेस ना हो, इसलिए हम दो तार जो होंगे ये समानांतर होंगे। ऐसा नहीं है कि ये दो तार है हम एक साथ ही इनको लपेट के हम कर दें, ठीक है, वो सक्सेस नहीं होंगे। आपको दो तार समानांतर यानी दो तार इस तरीके से लेने हैं कि जो आपस में टकराए नहीं और वहां वो उस उपकरण से अर्थ आपको लेते हुए जमीन में संयोजित कर देने हैं। ठीक है, तो उच्च भार को दो अर्थ से जोड़ना है, ठीक है, समानांतर अर्थ से जोड़ना है। ठीक है, समानांतर का मतलब समझते हैं, दोनों मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, ये हुई अर्थिंग वाले प्रश्न की बात। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है उस अवधारणा को क्या कहते हैं जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार कर ली गई है, जिसमें मापन तकनीक का विवरण, संकेत, उत्पाद व प्रक्रिया समान व व्यक्ति की सुरक्षा के मानक को निर्धारित किए गए हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि आप भारत में ITI कर रहे हैं, ठीक है, भारत में ITI कर रहे हैं, तो यहां पर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भारत में जो सावधानियों के नियम हैं, सावधानी के चिन्ह हैं, उस अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप भारत में किसी अन्य देश में चल जाते हैं, मान लीजिए आप अरब देश में चल गए, ITI किए हुए भारत के कई सारे कैंडिडेट्स वहां पर काम करते हैं, तो वहां पर सावधानी के अगर अलग नियम होंगे, तो यहाँ तो आपने मान लीजिए पढ़ा है कि जो अर्थिंग है वो किस कलर के तार में होती है, न्यूट्रल किस कलर के तार में होती है, और वहां पर मान लीजिए कि ये अलग नियम में मिल गया आपको, तो आपको खतरा हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर तो रेड कलर में मान लीजिए अपने फेज है, ठीक है, पर वहां पर रेड कलर में आपके न्यूट्रल होगा, ठीक है, तो आप गलत तार अगर वहां पर जाकर पकड़ लेंगे तो आपको करंट आ जाएगा। तो इसलिए एक अवधारणा मानकीकरण के नाम से बनाई गई, इस मानकीकरण की अवधारणा के अनुसार ही सारे समस्त विश्वों में आपको सुरक्षा के संकेत, विवरण, उत्पाद आदि यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, जिससे कि हर जगह पर समान रूप से जो चीजें हैं वो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इसे मानकीकरण कहते हैं, इस अवधारणा को मानकीकरण कहते हैं जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार कर ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो नुकीले सिर व रफ सतह वाली वस्तुओं को उठाने व रखने के लिए ये सावधानी रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका नुकीला सिर है, ठीक है, इस प्रकार की वस्तु को उठाने के लिए एक सावधानी रखनी चाहिए। बड़े व भारी भार के साथ शरीर का स्पर्श न हो। एक सावधानी तो ये हो गई कि बड़ा वो भारी भार है, इसका शरीर से स्पर्श न हो। ठीक है, दूसरी सावधानी क्या है? ठीक है, दूसरी सावधानी ऑप्शन देख लीजिए, चमड़े के ग्लव्स पहने, चश्मा पहने, प्लायर से पकड़े, लकड़ी का सहारा लें। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब अपना शरीर के साथ स्पर्श अपन को नहीं करना तो हमें हाथ से जब उठाना है तो चमड़े के ग्लव्स उसे पहन कर उठाना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर उससे स्पर्श न करें। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग विद्युत उपकरणों और इससे आग लगने वाले प्रतिष्ठापनों में करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अग्निशामक, आग लगने पर उसको बुझाने के लिए अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक कई प्रकार के होते हैं और उन्हीं प्रकारों का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अगर विद्युत उपकरण में आग लगती है या फिर इस किसी प्रकार के उद्योगों में आग लगती है विद्युत से रिलेटेड, तो वहां पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? ठीक है, ऑप्शन है हेलान प्रकार, बी फोम प्रकार, सी गैस कार्टराइज प्रकार, डी दाब पर जल भरा प्रकार। तो हमेशा आपको याद रखना है कि विद्युत उपकरणों या विद्युत से जुड़े हुए किसी भी प्रतिष्ठापन में अगर आग लगती है तो हेलान प्रकार के अग्निशामक का आपको प्रयोग करना है। इसे आप अच्छे से रट लें, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में ये आ चुका है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युन्मय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को प्रघात लगता है। विद्युन्मय तार से मतलब है चालक तार, ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित
हो रही है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को प्रघात यानी झटका लगता है। धक्का लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा, और मतलब पहले तो झटका लगेगा, उसके बाद उसको वो विद्युत धारा फेंक देगी। या विद्युतमय तार के वो अभी भी संपर्क में है, ठीक है, या तो उसको झटका लग के वो फेंक दिया या फिर वो अभी भी संपर्क में है। तो विद्युतमय तार के संपर्क में आए हुए व्यक्ति के बचाव के लिए सबसे पहले आप क्या कदम उठाएंगे? ठीक है, पहला है तत्काल डॉक्टर को बुलावा भेजेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, यानी बी उसका हाथ पकड़कर उसे विद्युतमय तार से छुड़ाएंगे, सी विद्युतमय तार से उसे पृथक करेंगे, डी अस्पताल ले जाएंगे। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि वो अगर विद्युतमय तार के अभी भी संपर्क में है तो सबसे पहले उसे विद्युतमय तार से उसे पृथक करेंगे। ठीक है, अगर आप उसको हाथ पकड़कर पृथक करेंगे, वो लाइन के चिपका हुआ है, ठीक है, और आप उसको भी हाथ पकड़ के पृथक करेंगे तो आप भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी अचालक वस्तुएं यानी ऐसी वस्तुएं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ये क्या होती है? जैसे लकड़ी हुई, ठीक है, रबर हुआ, रबड़ वाले ग्लव्स या कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे पहले उसे जो उस लाइन से चिपका हुआ है उसे छुड़वाना है। उसके बाद उसको जो भी इलाज, जो भी ट्रीटमेंट के लिए आपको करना है, डॉक्टर को बुलाना है या अस्पताल ले जाना है, वो कार्य करने हैं। तो सबसे पहले उसको लाइन से छुड़ाना है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, अग्निशामक का तो प्रयोग करना चाहिए, लेकिन केमिकल के रूप में किस चीज का प्रयोग करेंगे? ये देखो घुमाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, जल की तेज बौछार, बी झाग का शुष्क पाउडर, सी CO2, डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक। आपको इतने मैंने जो प्रश्न अभी तक बताया उसमें कई चीजें समझ में आ गई होगी, कि जैसे कि अगर आप विद्युत उपकरण में आग लग रही है और उसमें आप अगर जल फेंक देंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं, आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक, इस प्रकार का जो केमिकल जिस अग्निशामक में होता है उसका प्रयोग करना है विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए। तो अगर आपका विद्युत से संबंधित कोई कार्य है और अग्निशामक की आवश्यकता है तो आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला अग्निशामक खरीद के लाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत के संपर्क में आए हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है सप्लाई बंद करना चाहिए, दूसरा है अपने आप को इंसुलेट करके पीड़ित व्यक्ति को सप्लाई से अलग करना चाहिए, सी बेहोश को होश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए और डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। अगर कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ रहा है, ठीक है, विद्युत के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपने आप को इंसुलेट करके यानी अचालक पदार्थ के माध्यम से अपने आप को इंसुलेट करना चाहिए, रबड़ वगैरह ग्लव्स वगैरह की सहायता लेनी चाहिए, लकड़ी की सहायता से उस पीड़ित व्यक्ति को सप्लाई से अलग कर देना चाहिए तत्काल रूप से। क्योंकि अगर आप अपना समय सप्लाई बंद करने में वेस्ट करेंगे तो इतने समय में हो सकता है पीड़ित व्यक्ति के साथ बड़ी घटना हो जाए। ठीक है, उसके शरीर को ज्यादा क्षति पहुंच सकती है। तो आपको तत्काल रूप से उस अपने आप को इंसुलेट करके उसको छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सही उत्तर होगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, फ्यूज बदलते समय एक सावधानी तो ये रखी जाती है कि फ्यूज उचित क्षमता का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे कि हमने एक प्रश्न जो पहले हमने बात करी थी कि उचित क्षमता के फ्यूज का हमें प्रयोग करना चाहिए फ्यूज बदलते समय। अन्य एक सावधानी और क्या रखनी चाहिए? ऑप्शन है, सामान्य से अधिक मोटा तार उपयोग करना चाहिए, फ्यूज लगाने से पूर्व मुख्य स्विच ऑफ कर देना चाहिए, सी है ऑन की स्थिति में फ्यूज लगाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो फ्यूज सॉरी फ्यूज लगाने से पूर्व मुख्य स्विच हमेशा ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी फ्यूज बदले अपने सर्किट का, परिपथ का, तो हमेशा मुख्य स्विच को ऑफ करके ही फ्यूज बदलना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑन की स्थिति में फ्यूज बदलेंगे तो आपके साथ करंट लगने की घटना हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस मानक कोड यानी उस स्टैंडर्ड कोड का नाम बताएं जो अमेरिका द्वारा निर्धारित है। यानी अमेरिका में किसी भी वस्तु, किसी भी चीज का अगर मानक उन्हें ज्ञात करना होता है, स्टैंडर्ड ज्ञात करना होता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, तो उसके लिए एक निर्धारित कोड कौन सा है? ऑप्शन है ISO, B SSA, C ASA, D USA। तो अमेरिका में मानक कोड निर्धारित है ASA। ठीक है, जिस तरीके से भारत में ISO है
किसी भी वस्तु की क्वालिटी अगर देखनी होती है तो आईएसओ से प्रमाणित वस्तु देखी जाती है कि हाँ ये आईएसओ से प्रमाणित है तो ये क्वालिटी वाली चीज है। इसी तरीके से अमेरिका में एएसए मानक कोड निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि रंग की होती है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा निषेधात्मक चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह एक सावधानी चिन्ह है। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह का मतलब यह होता है किसी भी कार्य को करने के लिए जब मना किया जाता है तो निषेधात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पर अगर आग लगने की संभावना है तो वहां पर सिगरेट पीने के लिए मना किया जाएगा, तो वहां पर सिगरेट के प्रति जो चिन्ह प्रदर्शित किया जाएगा उसे सिगरेट के प्रति निषेधात्मक चिन्ह कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया कि निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि, जो निषेधात्मक चिन्ह बनाए जाते हैं उसकी पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। ऑप्शन है हरा, पीला, नीला, श्वेत। तो निषेधात्मक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि यानी जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमेशा श्वेत यानी सफेद कलर का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर एक चित्र में आपको दर्शाया गया है, ये किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया था कि यहाँ पर आप चित्र को देख सकते हैं कि कोई जलती हुई तीली है और उसके ऊपर क्रॉस करके एक लाइन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक निषेधात्मक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो स्थान है यहाँ पर आप जलती हुई किसी पदार्थ का तीली का या किसी भी तरह की चीज का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक निषेधात्मक चिन्ह रहेगा। तो सही उत्तर होगा ए, निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पूरी तरीके से निषेध है, इसके प्रति ये चिन्ह हमें दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 चित्र आपको दिए हुए हैं। अगर ये 4 चित्रों में से हमें पहचानना है कि कौन सा चित्र विकिरण यानी रेडिएशन, हमने देखा होगा कई आप टावर वगैरह के किनारे जाते हैं, मोबाइल टावर के किनारे, तो वहां पर ये चिन्ह बने हुए होते हैं विकिरण से खतरे के प्रति जो दर्शाते हैं। तो वहां पर विकिरण से जो खतरे से दर्शाने वाले चिन्ह है वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें डी होगा। ये जो चिन्ह है ये विकिरण से खतरे को दर्शाता है। जबकि अन्य 3 चित्रों के बारे में बता दूं, ये जो चित्र है ये आग से खतरे के चिन्ह खतरे को दर्शाता है। वहीं जो कोरोसिव सब्सटेंस होते हैं, जो कई प्रकार के ऐसे केमिकल जिससे शरीर को क्षति पहुंच सकती है, शरीर जल सकता है, वहां पर इस तरीके के चिन्ह रहते हैं। वहीं ये जो चिन्ह है ये लेजर बीम के प्रति खतरे को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल विकिरण से खतरे को दर्शाने वाला चिन्ह होगा डी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन है 0, ज्यादा, कम, अनंत। जो भीगा हुआ शरीर है, ठीक है, उसका जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि भीगे हुए शरीर में करंट लगने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर उसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 19वां प्रश्न, यहां पर पूछा जा रहा है कि कृत्रिम श्वास की सरलतम विधि है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कृत्रिम श्वास की आवश्यकता कहां पड़ती है। हमने कई बार देखा होगा कि कभी कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो जाता है, कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, उसको कृत्रिम श्वास के द्वारा श्वास दी जाती है जिससे कि वो होश में आ जाता है। जो कृत्रिम श्वास की विधि है वो सबसे सरलतम विधि के बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन सी है। ऑप्शन है सिल्वेस्टर विधि, बी शेफर विधि, सी मुंह से मुंह में हवा भरना, डी ये सभी। तो कृत्रिम श्वास की जो सरलतम विधि है वो है मुंह से मुंह में हवा भरना। मुंह से मुंह से में हवा भरकर आप किसी भी व्यक्ति को होश में ला सकते हैं। ठीक है, उसकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न है, वह कौन सी अपशिष्ट निदान विधि है जो ऊर्जा को बचाती है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अपशिष्ट क्या होते हैं। कोई भी कार्य करने के दौरान, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है जहां पर किसी चीज का निर्माण होता है, कहीं पर मान लीजिए टीवी बनती है। ठीक है, टीवी बनने के दौरान आपने देखा होगा कई सारी चीजें बच जाती है, तार बच रहे हैं, केबल, वायर, खूब सारी चीजें, प्लास्टिक बच रही है। ठीक है, तो ये अपशिष्ट चीजें हो जाती है जो चीजें बचती है। ठीक है, इनके निदान के लिए ऐसी कौन सी विधि होती है जो ऊर्जा को बचाती है। ठीक है, अगर हम इनको वेस्ट कर देंगे या जला देंगे कर देंगे तो इससे कोई ऊर्जा की बचत तो होगी नहीं, ये वेस्ट हो जाएंगे एक तरीके से। पर ऐसी कौन सी विधि है जिससे ऊर्जा बचेगी, क्योंकि हम उसको जलाएंगे तो जलाने में जो ऊर्जा है वो खर्च होगी, हमें उससे कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि ऊर्जा बचाने के लिए कौन सी विधि होगी। ए जमीन में भरना, बी पुनःचक्रण, सी भस्मीकरण, डी खाद डालना। तो ऊर्जा बचाने के लिए जो पुनःचक्रण की विधि है ये एक उपयुक्त विधि है।
पुनर्चक्रण का मतलब है कि इन अपशिष्टों का दोबारा से उपयोग करके किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करना पुनर्चक्रण कहलाता है और इस विधि से ऊर्जा की बचत होती है। जबकि जमीन में भरना, भस्मीकरण यानी जलाने वलाने से इस तरह से हम ऊर्जा को बचा नहीं पाते, जबकि बल्कि ऊर्जा को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के जो लेसन फर्स्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ाया है। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। वहां पर भी आपको आपके सवालों के जवाब हम देने का प्रयास करेंगे, और आगे भी हम इसी तरीके से अन्य लेसनों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं और जिनको पढ़कर आप परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर सकेंगे, हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।